हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपके लिए कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का आपके लिए जो कि आपका पेपर है कल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपके लिए पूरा पेपर यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो पूरा सॉल्यूशन भी आपको बच्चों दिया जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी आपको बच्चों यहाँ पे मैं आपको पूरे जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है वो बच्चों आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो कक्षा 9वीं वाले छात्रों को ये वीडियो जल्दी से शेयर करनी है। और देखिए बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेनी है ताकि आपको ऐसे ही वीडियो बच्चों चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। पीडीएफ के लिए बच्चों गूगल पे सर्च कर लेना boardjankari.com। पहली ही साइट आपको दिखाई देंगी तो आपको उस पर चले जाना है। तो बच्चों वहाँ पे आपको सही साइट पे जाना है। अगर अन्यथा आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो boardjankari.com मैं आपको करके भी दिखा दूंगा अभी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको सही विकल्प के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आप देखिए सही विकल्प आप जल्दी से तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट में सही विकल्प याद हो जाते हैं। तो देखिए मैं सही विकल्प पे ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है उनको आपको जल्दी से तैयार करना होता है और काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊँगा, आप आंसर नोट कर लेना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं तो आप आगे पीछे क्वेश्चन याद कर लीजिए। पेपर में आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको आगे पीछे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ तो आप क्वेश्चन यही याद कीजिएगा, अन्यथा आप दूसरे क्वेश्चन याद करेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए आप मैं जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हो 100% यही पेपर आएगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेगा। यह आपको चौथे या पांचवे पे भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ये ना समझे कि यही पहले पे आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आपको सममांगी और विषममांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। तो सममांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रहा है 100% 4 नंबर में आ सकता है, इसलिए आप इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप 2 कॉलम अच्छे से बनाएंगे, एक सममांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण का। और संगामी मिश्रण में आप लिखेंगे इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित किया जाता है। और जो विषममांगी मिश्रण है उसमें क्या करेंगे आप, इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इसको भौतिकी रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता। इसमें लिखेंगे इसको भौतिकी रूपों से भागों में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य अन्य भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप पूरे चारों पांचों पॉइंट यहाँ पे आप अच्छे से नोट करेंगे तो आपको नंबर अच्छे दिए जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इस प्रकार अगर लिख लेते हो जैसा जैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस प्रकार लिखते हो तो आपके 100/100 को ही नहीं रोक सकता। देखिए बच्चों, मैं जितना भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ एकदम उसमें से आता ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें से आता नहीं है। तो देखिए उसमें से पूरा 100% पेपर आता है। तो मैं जो भी आपको बताता हूँ रियली बताता हूँ, कुछ भी इधर उधर का नहीं बताता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड कराया, आंसर के साथ प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ पे आप लिख लेना संगामी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण में अंतर। ये क्वेश्चन 100% आ रहा है, सारे क्वेश्चन 100% आएंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पदार्थ से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। तो पदार्थ से बच्चों आप क्या समझेंगे, यहाँ पे आपको बताना है पदार्थ वो चीज होती है जिसमें विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है तथा जिसमें द्रव्यमान एवं आयत होता है वह पदार्थ कहलाती है। उदाहरण भी अगर आप देंगे तो अच्छे अच्छे अंक यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। उदाहरण देखिए जैसे कार्बन, पारा, ऑक्सीजन, नमक आदि। ये हो गया बच्चों आपका पदार्थ से क्या समझते हो। पदार्थ से यहाँ पे आप क्या समझते हो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपको कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, उनके नाम एवं प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। यह आ रहा है बच्चों क्वेश्चन, जल्दी से टिक कर लेना और आंसर भी यहाँ पर टिक कर लेना। तो देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, यानी आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पदार्थ की निम्न विशेषताएं या अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। तो बच्चों ठोस का उदाहरण ले लेना आप। ठोस होती है लकड़ी, लोहा। तो ये बिल्कुल ठोस है, लकड़ी लोहा एकदम ठोस वस्तु में आती है। इसके बाद देखिए द्रव, द्रव यानी जल हो गया, दूध हो गया आदि। इसके बाद देखिए गैस, गैस काय में आती है, हवा, ऑक्सीजन। तो ये गैस का उदाहरण हो गया, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए
इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल और वेग में अंतर। जल्दी से याद कर लेना, चाल और वेग में अंतर पिछली वीडियो में भी मैंने आपको प्रोवाइड करा है। चाल और वेग में अंतर, तो एक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वेग हो गया एक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन, वेग कहलाता है। चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इस प्रकार आप चाल और वेग में अंतर देख सकते हैं। 4 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो चाल होती है उसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, और जो वेग होती है उसमें परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और जो चाल है, चाल ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, और जो वेग है उसका औसत मान शून्य और ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। चलिए इस प्रकार आप लिख लेना। इसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो देखिए बच्चों, क्यों कहते हैं, तो प्रत्येक जीव की संरचना कोशिकाओं से होती है तथा प्रत्येक कोशिका में उपस्थित विभिन्न कोशिकांग भिन्न प्रकार के कार्यों को प्रतिपादित करते हैं, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ये नोट कर लेना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना कीजिए। ये आपको पूछा जा सकता है, लेकिन आपको अंतर लिखना। तुलना यानी अंतर, किसी से तुलना ना करना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको अंतर बताना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। चलिए बच्चों अंतर देखेंगे, 2 कॉलम जल्दी से आप अपनी कॉपी में अच्छे से अच्छी राइटिंग में डब्बा बनाना। उसके बाद देखिए आप ये बिना डब्बे के आप इसे छोड़ना मत, बिना डब्बे के कई बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पे अच्छे से बॉक्स बनाना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए। कई छात्र बॉक्स ही नहीं बनाते हैं, एक तरफ लिख देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। बाकायदा आपको अच्छे से लिखना होता है, तभी जाके आपको नंबर दिए जाते हैं। चलिए बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लीजिए। जो पादप कोशिका होती है उसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति ही नहीं पाई जाती। ये आप देखिए, इसका डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। पादप कोशिका का डायग्राम और जंतु कोशिका का डायग्राम जैसे आप मन में याद कर लेना, दिमाग में चित्र अगर आपके इसमें चल रहा है तो यहाँ पे आप आंसर जल्दी से बना सकते हैं। तो बच्चों आप डायग्राम एक बार जरूर देख के जाना, आपको समझ आएगा। चलिए, पादप कोशिका में क्या होता है, लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में प्राय लवक नहीं पाए जाते। इसके बाद देखिए, जो पादप कोशिका है बच्चों उसमें बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है, लेकिन जो यहाँ पे जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा छोटी होती है, एकदम छोटी छोटी होती है, दिखती नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख लेना। इसके बाद देखिए, जो यहाँ पे पादप कोशिका है उसमें तारकाय केवल शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है, और जो जंतु कोशिका है उसमें तारकाय सेंड्रोसोम व्यापक रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको 4 से 5 अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट याद करेंगे ना बच्चों, तो आपको क्या है, पेपर में लिखने में आसानी होगी। कई छात्र 2 ही याद करके जाते हैं और उसमें से एक भूल जाते हैं, फिर एक लिख ही नहीं पाते। तो ऐसा नहीं करना, आपको पॉइंट क्या है, 4 से 5 ज़्यादा याद करके जाना है एक्स्ट्रा में। अगर आप 2 भी भूल जाते हो तो आपको 4 याद रहेंगे, तो आपको 4 पॉइंट लिख सकते हैं आराम से। बच्चों आप यहाँ पे गौर करना। चलिए इस प्रकार, चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ रहा है इसलिए आप ये नोट करेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ रहा है आपको, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, जो है स्वघाती थैली या सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, इसका कारण है कि कोशिका जो कोशिकीय रहती है, चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो उसे लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली अथवा स्वघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ। इसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं आप क्वेश्चन अच्छे से समझना। क्वेश्चन है, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण के कार्य लिखिए। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण के कार्य निम्न है, इस प्रकार आप अच्छे से लिखेंगे। फिर आप पहला पॉइंट देंगे। पहला पॉइंट बच्चों आप यहाँ पे देना, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य आप लिख लेना, ये अनेक प्रकार के क्षारीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखना, ये सारवण द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखना,
ये अनेक कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण करते हैं। 5वां पॉइंट आप लिखना, ये शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु के ऊपरी भाग एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। यह आप लिख लेना, गोल्जी का या गोल्जी उपकरण के कार्य आपको आ रहे हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो प्रदर्शित पादप कोशिका की आंतरिक संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चित्र आप ऐसा बनाएंगे पेंसिल से, बाकायदा पेन का यूज़ मत करना, नंबर कट जाएंगे आपके, तो आप इस प्रकार दर्शा लेना। तो ये चित्र आप मन में याद कर लेना, दिमाग में आप छाप लेना ये चित्र, तो आपको बन जाएंगे। पॉइंट देखिए, कई छात्र यहाँ पे चित्र बना के छोड़ देते, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकायदा चित्र बना के आपको क्या करना है, इनको दर्शाना भी है। जैसे ये हो गया हरित लवक, ये आप देख रहे हैं, ये हरित लवक हो गया। इसके बाद देखिए ये जो हो गया, ये ऐसे वाले आपको दिख रहे होंगे, ये हो गए अंतःप्रदिवी जालिका। इसके बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हैं बड़े वाले, ये हो गया यहाँ पे आपका गाल्जिका है। और जो माइट्रोकांडिया है वो है यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े वाले, ये होगा माइट्रोकांडिया। यहाँ पे सब दिया गया है, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और केंद्रक जो हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये केंद्रक हो गया, और ये केंद्रिका, ये बीच का केंद्रिका हो गया, ये केंद्रक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस प्रकार का, ये जीव द्रव्य तंतुक है। इस प्रकार ये खाली भाग जो आप देख रहे हैं रिक्तिका है। और यहाँ पे आप जो ये इस प्रकार का देख रहे हैं, ये क्या है, माइक्रोट्यूबुलस है ना। इसके बाद देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये लंबी वाली, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे कोशिका भित्ति। और ये जो बाहरी देख रहे हैं जीव द्रव्य कला है। और ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार के डेस, ये मध्य पटलिका है। चलिए आपने चित्र अच्छे से देख लेना, आप समझ लेना, फिर आप नोट कर लेना। ये आ रहा है बिल्कुल 100% चित्र आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रदर्शित पादप कोशिका की आंतरिक संरचना है, ये बच्चों आप नोट करना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं, संवेग संरक्षण का नियम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो संवेग संरक्षण का नियम आ रहा है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम है, किसी निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है यदि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, कोई बाहरी बल कार्य ना करे, तब संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपको निलंबन की परिभाषा। निलंबन की परिभाषा आ रही है आपको, तो निलंबन की परिभाषा नोट कर लेना। वह विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम की जो समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। उदाहरण देना ना भूलें, मिट्टी युक्त गंदा पानी, चौक का घोल। निलंबन के बारे में आप देख लीजिए। इसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको कि विभोज्योतक उत्तक किसे कहते हैं। तो आपको बताना है किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे उत्तकों के अगर प्रकार भी लिख लेंगे तो कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, पर मेन क्या आ रहा है आपको कि विभोज्योतक उत्तक किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, विभोज्योतक उत्तक किसे कहते हैं। तो आप नोट करेंगे, पादप में स्थित के आधार पर विभोज्योतक उत्तकों को शीर्षस्थक, पार्श्वीय एवं अंतर्विष्ट इन तीनों भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, इतना भी अगर आप पूरा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आ रहा है एक सवाल आता है आपको हर साल, जो कि आपको यहाँ पे हल करना होता है। तो ये सवाल है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर जो कि -1 के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। इसके बाद राइफल की प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना करना है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा हल दिया गया है। ये हल पूरा आप ऐसा का ऐसा लिख के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। चलिए संवेग संरक्षण के नियम से ज्ञात कर लेना, m2 v2 इजिकल टू m1 v1, ये सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको त्रैमासिक परीक्षा पेपर जल्दी ही मिल सके। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बिल्कुल 100% रियल आ रहा है, सभी आ रहा है क्वेश्चन। तो मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम रासायनिक क्रिया से कराते हैं तो जब निर्मित पदार्थ निकलता है वो मिश्रण कहलाता है। और यौगिक क्या होता है, यौगिक जब दो या दो अधिक तत्वों को हम रासायनिक क्रिया से फलस्वरूप बने पदार्थों को ही यौगिक कहते हैं। यह आप इस प्रकार बच्चों यहाँ पे सब लिख लेना। यहाँ पे मिश्रण के बारे में, जो मिश्रण होता है उसमें संगठन परिवर्तनीय नहीं होता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है मिश्रण में। और यौगिक में क्या होता है, यौगिक जो संगठन सदैव स्थायी रहता है। इसके बाद मिश्रण में देख लेना, इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, यौगिक में इसके गुणधर्म घटकों के गुणधर्म से सदैव भिन्न रहते हैं, अलग अलग। चलिए बच्चों इस प्रकार चौथा लिख लेना, 2 नंबर 3 नंबर में आ रहा है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है कि ग्राफीय विधि से निम्न गति के समीकरणों की स्थापना कीजिए। समीकरण बच्चों यहाँ पे आपको आ रहा है v=u+at। तो गति के प्रथम समीकरण से बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे हल। मान लीजिए कि एक समान त्वरण a से गतिमान किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u एवं t सेकेंड के समय अंतराल के बाद अंतिम वेग v है तथा इस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है तथा उसका वेग समय ग्राफ संकलन चित्र में दिया गया है। चित्र बनाएंगे बकायदा, चित्र देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, इस प्रकार का एक चित्र बन देगा। ये गति का प्रथम समीकरण है, तो गति का प्रथम समीकरण v=u+at, यह आपको सिद्ध करना है इसके माध्यम से। तो ये बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, ये आप पूरा नोट कर लेना, इसमें आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन यही रहेगा बच्चों, यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि ग्राफीय विधि से निम्न गति के समीकरणों की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन यही रहेगा, पहला प्रश्न भी यही रहेगा। तो बच्चों ये आपको पूरा नोट करना है, जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है ये ग्राफीय विधि भी आपको नोट करनी है। ये हो गया बच्चों। इसके बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है, तो आप इसे नहीं छोड़ेंगे। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें अंतर लिखना है, अंतर लिखना है यानी तुलना करनी है। चलिए समसूत्री विभाजन का एक कॉलम, अर्धसूत्री विभाजन का एक कॉलम। समसूत्री विभाजन क्या होता है बच्चों, समसूत्री विभाजन होता है यह विभाजन कायिका कोशिका में होता है। अर्धसूत्री में लिखेंगे यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। इसके बाद देखिए बच्चों समसूत्री विभाजन में सेकंड पॉइंट लिखना, इसके द्वारा 2 संतानित कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में लिखना 4 कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन में लिखेंगे इस विभाजन में कम समय लगता है और एक ही बार में पूरा हो जाता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें अधिक समय लगता है और यह 2 चरणों में पूरी होती है। समसूत्री विभाजन में चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए, यह थोड़े समय तक होता है, अर्धसूत्री लंबे समय तक होता है। समसूत्री विभाजन में पांचवा पॉइंट लिखेंगे इसमें जीन विनिमय नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन में लिखेंगे इसमें जीन विनिमय होता है। छठवा लिखना इसमें उप अवस्थाएं नहीं होती, पांचवा लिखिए इसमें लिखना छठवें में अर्धसूत्री विभाजन में इसमें 5 उप अवस्थाएं पाई जाती। यह 100% आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल 100%, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रणों को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप क्या करना, एक डायग्राम याद कर लेना, ये डायग्राम है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को पृथक करना। एक पेट्रोल और मिट्टी के जो मिट्टी का तेल है उसको मिश्रण करना है, मिलाना है। देखिए यहाँ पे आप देखिए पेट्रोल एवं मिट्टी के तेल के मिश्रण को हम आसवन विधि से पृथक करेंगे। एक विधि होती है आसवन विधि और प्रभाजन विधि, तो यहाँ पे आपको लिखना है आसवन विधि से पृथक करना है क्योंकि इनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो यहाँ पे आपको अंतराल कितना मिल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो यहाँ पे आप बच्चे इस प्रकार का एक डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
तो बाकायदा आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। आपको इस प्रकार से करना है। तापमापी थर्मामीटर भी उसमें लगाना है। उसके बाद एक स्टैंड रहता है, उसके बाद एक आसवन फ्लश का रहता है, उसके बाद लैंप रहता है, जाली रहती है, त्रिपात स्टैंड रहता है, ठंडा जल रहता है, जल संघनित्र रहता है, इसके बाद वाहक पात्र रहता है, इसके बाद शुद्ध द्रव यहाँ पे आपका रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको लगती है, ये आप जब केमिस्ट्री की लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हो तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं वैसा ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करना होता है। चलिए ये आप देख लेना डायग्राम। इसके बाद यहाँ पे हो गया आसवन करने की विधि, पृथक करने की विधि, ये आप लिख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप विधि को किस प्रकार आप कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने पेट्रोल एवं मिट्टी के जो तेल थे उसको मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेते हैं। इसमें एक थर्मामीटर तापमापी लगाते हैं उसका टेम्परेचर नापने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप सेकंड देख लेना, चित्र में दिया गया है कि उपकरण को व्यवस्थित करते हैं। थर्ड आप देख लेना, यहाँ पे मिश्रण को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं और थर्मामीटर के पाठ्यक्रम का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पे हम मिश्रण जो लेंगे मिट्टी और पेट्रोल का, उसको धीरे धीरे स्टैंड की सहायता, वो जो आपका बर्नर है उसकी सहायता से उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे और उसका जो टेम्परेचर लगाया हमने ऊपर ऊपर उसका जो टेम्परेचर मापते रहेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है, पेट्रोल वाष्पीकृत होता है तथा संघनन द्वारा संघनित्र होकर बाहर एक बर्तन में एकत्रित हो जाता है। इसके बाद थर्मामीटर का तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण पेट्रोल पृथक नहीं हो जाता। इसके बाद छठा है, ग्राहक बर्तन को अलग कर देते हैं और मिश्रण को गर्म करना बंद कर देते हैं। ये सभी विधि आपको नोट करनी है। अगर आप इसमें से देखिए बच्चों, इसमें अगर आपको जल्दी समझना है तो ये प्रैक्टिकल के माध्यम से जल्दी समझा जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसे रट लेना, वैसे भी आपके पास समय कम है। शेष मिट्टी का तेल फ्लास्क में रह जाता है। इस मिश्रण जो इस प्रकार मिश्रण के घटक पृथक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, आपके दोस्तों की भी हेल्प करो आप। देखिए बच्चों, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप PDF चाहते हो तो PDF के लिए गूगल पर सर्च कर लेना www.boardjankari.com। PDF वहाँ प्रोवाइड अवेलेबल करा दी गई है। अगर नहीं कराई है तो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए साइट पे भी आप देखते रहिए कि कुछ अपडेट होता है तो वहाँ पे आपको जल्दी मिलती है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने वाली ऑब्जेक्टिव पे, पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।